चाची मेरा हाथ कट गया। क्या हो गया? अरे राम, तूने तो पूरी सब्जी बर्बाद कर दी, इसमें खून लगा दिया है। तुझे एक काम ढंग से नहीं आता है। चाची बहुत खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। इस छोटे से कट से कुछ नहीं होता। चल जल्दी से सब्जी को साफ पानी से धो और वापस काट, ज्यादा नखरे मत दिखा। अनिका दर्द सहते हुए सब्जी धोती है। रात के खाने का वक्त होता है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। तब शिवानी अनिका से कहती है, चल खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सबको सब्जी परोस, ध्यान से डालना, कहीं बाहर न गिरा दे। अनिका कांपते हाथों से सबको सब्जी परोसती है और सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही शिवानी वहां से जाने लगती है, तभी उसका संतुलन बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। तभी चाचा रमेश उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर प्रियंका कहती है, अरे मम्मी, आप तो गिर रही थी, पापा ने बचा लिया। काश मैं इसकी वीडियो बना पाती। कितनी फनी लग रही हो आप। अरे देख क्या रही है, मेरा हाथ पकड़। अब प्रियंका शिवानी का हाथ पकड़कर उठा देती है। तभी अनिका कहती है, क्या हुआ चाची, आप गिर गई क्या? चुप कर अंधी, चल काम कर चुपचाप। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में किसी पार्टी में जाने की तैयारी चल रही है। शिवानी अनिका के कमरे में आकर उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, अनिका ये ले साड़ी और जल्दी से इसको प्रेस कर दे, मुझे पार्टी में जाना है। शिवानी अनिका को साड़ी देखकर चली जाती है। अनिका हाथों से छूकर प्रेस ढूंढती है और लगाती है। डरते डरते वो साड़ी प्रेस कर रही है। तभी अचानक कपड़े से जलने की गंध आती है। शिवानी वहां दौड़ कर आती है और जली हुई साड़ी देखकर अनिका को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, तूने मेरी महंगी साड़ी जला दी, अंधी कहीं की। तुझे कहा था ना ध्यान से करना। तेरे माँ बाप मर गए और मुसीबत हमारे सर छोड़ गए। सॉरी चाची, मुझे पता नहीं चला कि प्रेस ज्यादा गर्म हो गई थी। शिवानी अनिका को खूब भला बुरा कहती है। उसके बाद वो पार्टी में जाने के लिए निकलने लगती है। तब अनिका कहती है, चाची मैंने सुना है पार्टी में आइसक्रीम मिलती है, प्लीज मुझे भी ले चलो ना। मुझे बहुत गर्मी लगती है और देखो गर्मी से मेरे शरीर पर कितने दाने निकल आए हैं। आइसक्रीम खाऊंगी तो शायद ठंडक मिले। तेरी औकात क्या है उस शानदार पार्टी में जाने की? वहाँ तो क्या पहन कर जाएगी, ये फटे हुए कपड़े। हम तो चले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे, तू यहीं पर रह। ऐसा कहकर वो लोग पार्टी में चले जाते हैं और अनिका अकेले उस अंधेरे कमरे में गर्मी से तड़पती रहती है। अगले दिन उसकी सहेली रश्मि उससे मिलने आती है। अनिका चल बाजार चलते, थोड़ी सब्जी ले आएंगे। हाँ हाँ ले जा इसे, अंधी से कोई काम तो ढंग का होता नहीं है, तेरे साथ सब्जी ही ले आएगी। अनिका और रश्मि बाजार की ओर जाती हैं। रास्ते में रश्मि अनिका का चेहरा गौर से देखकर कहती है, अनिका ये क्या यार, तेरी आंखें इतनी लाल दिखाई दे रही है और चेहरे पर सूजन भी है, क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं रश्मि, गर्मी की वजह से सो नहीं पाती। मेरे कमरे में पंखा नहीं है और दिन भर धूप और तपती रसोई में काम करना पड़ता है। तेरी चाची तुझ पर बहुत जुल्म करती है अनिका, मुझे बहुत दुख होता है ये सब देखकर। क्या करूं यार, उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई सहारा भी तो नहीं है। मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ कि तेरे लिए कोई राजकुमार आए और तुझे यहाँ से ब्याह कर ले जाए। तू पागल है क्या? मुझ जैसी अंधी लड़की को कौन सा राजकुमार मिलेगा? तू दिन में सपने देखने लगी है मेरी दोस्ती में। भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है अनिका। अच्छा चल, बहुत देर हो गई है, सब्जियां भी लेना है। दोनों बाजार पहुंचती हैं। रश्मि अपने और अनिका दोनों के लिए सब्जी लेती है। उसके बाद रश्मि अनिका को घर के बाहर छोड़ देती है और चली जाती है। अनिका घर के अंदर आती है तो शिवानी चिल्लाते हुए कहती है, आ गई तू? इतना टाइम कैसे लग गया तुझे? क्या वहाँ बाजार में सो गई थी? नहीं चाची, बाजार में थोड़ी भीड़ थी इसलिए देर हो गई। चल ठीक है, जा और जल्दी किचन का काम खत्म कर। अनिका रसोई में जाती है। तभी अनिका रसोई की तरफ बढ़ती है। इधर शिवानी प्रियंका से कहती है, कैसा लग रहा है बेटा आइसक्रीम? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मम्मी, एकदम ठंडी ठंडी। चाची क्या मुझे भी थोड़ी आइसक्रीम मिल सकती है? बहुत गर्मी लग रही है। बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम तेरे लिए नहीं है, जा अपना काम कर। अनिका दुखी होकर रसोई में चली जाती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन रश्मि प्रियंका के घर आती है और बातें करते हुए शिवानी से कहती है, चाची शहर में एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है, वहाँ दुबई के एक बहुत बड़े अरबपति आए हुए हैं, उनका नाम अखिल है। दुबई का अरबपति? यहाँ क्या करने आया है वो इंडिया के ही हैं। सालों पहले दुबई शिफ्ट हो गए थे। उनके पिता भी नेत्रहीन थे और उन्हीं के इलाज के लिए वो दुबई गए थे और वहीं बस गए हैं। उन्हें इंडिया से बहुत प्यार है, इसलिए वो यहाँ अंधों के इलाज के लिए फ्री कैंप लगाते हैं। मैं अनिका को वहाँ ले जाना चाहती हूँ। क्या जरूरत है इसका इलाज कराने की? फालतू का खर्चा और सिरदर्दी। चाची प्लीज जाने दो, अगर मेरी आंखें ठीक हो गई तो मैं आपके और काम आ पाऊंगी। हाँ मम्मी ये सही कह रही है, जाने दो इसे। अगर इसका इलाज हो गया तो ये नौकरानी हमारे और ज्यादा काम आएगी, हमें ही फायदा है।
ठीक है रश्मि बेटा, ले जाओ इसे। अब रश्मि अनिका को लेकर कैंप में पहुंचती है। वहां बहुत भीड़ है। रश्मि अनिका को एक बेंच पर बिठाते हुए कहती है, अनिका तू यहाँ बेंच पर बैठ, मैं तेरे लिए बिस्लरी की बोतल लेकर आती हूँ। तुझे प्यास लगी होगी। हाँ यार बहुत प्यास लगी है, जा लेकिन जल्दी आना। रश्मि पानी लेने जाती है। काफी देर हो जाती है और वो वापस नहीं आती। अनिका घबरा कर खड़ी होती है और कहती है, रश्मि आ गई तो मैं देखती हूँ। अनिका लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और अचानक एक लड़के से जोर से टकरा जाती है। वो लड़का अनिल है जो मोबाइल देखते हुए आ रहा था। टक्कर से उसका मोबाइल हाथ से गिर जाता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो ठीक है, लेकिन देखकर तो चला करो, मोबाइल गिर गया मेरा। तभी रश्मि वहां आ जाती है और कहती है, देखकर ही तो नहीं चल सकती थी वो, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि अनिका अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं। अनिल अनिका को ध्यान से देखता है और कहता है, इतनी सुंदर आंखें, इसे देखकर लगता तो नहीं है कि ये अंधी है। सर वो चीजें जैसी दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती। अनिल चुपचाप अनिका को देखता रहता है। अनिका और रश्मि वहां से चली जाती है। अनिल मन ही मन सोचता है, इतनी खूबसूरत लड़की और देख नहीं सकती, कुदरत का कैसा मजाक है ये। इधर कैंप में इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है। अनिका का नंबर आता है और डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। फिर डॉक्टर अनिका और रश्मि को बाहर बैठने के लिए कहता है और खुद अनिल से बात करता है। थोड़ी देर बाद अनिल बाहर आता है और वो अनिका की तरफ बढ़ता है। वो पीछे खड़ा अनिका और रश्मि की बातें सुनने लगता है। रश्मि तो बेकार में परेशान हो रही है। मेरी किस्मत अगर इतनी अच्छी होती तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर नहीं जाते। मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। तू ऐसा क्यों सोच रही है यार, उम्मीद पर दुनिया कायम है। खैर तू मुझे यहाँ ले ही आई है, ये भी तेरा एहसान है। कम से कम यहाँ पंखे के नीचे बैठने को तो मिल रहा है। घर में तो मेरे कमरे में कोई कूलर या पंखा नहीं है। मैं तो सुकून के लिए तरस जाती हूँ। देखना मेरे हाथ पैर में कितने दाने निकल आए हैं। अनिल ये सब सुन लेता है। फिर आगे आकर कहता है, जी नमस्ते। अरे सर आप कब आए? बस अभी आया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अनिका का इलाज मुमकिन है, लेकिन इंडिया में नहीं, दुबई में। हमारे दुबई वाले कैंप में इनका फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है। आप इन्हें वहां ले आइए। नहीं सर, मेरे चाचा चाची मुझे कभी नहीं जाने देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, पर मैं दुबई नहीं जा पाऊंगी। रश्मि चल घर चलते हैं। रुकिए, अगर मैं आपके घर आकर आपके परिवार से बात करूं तो? लेकिन सर। अनिका तो चुप रहे। हाँ सर आप जरूर आइए, मैं आपको व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दूंगी। रश्मि फटाफट अनिल का मोबाइल नंबर लेकर उसे एड्रेस भेज देती है। अगले दिन अनिल अनिका के घर पहुंचता है और सारी बातें बताने के बाद शिवानी और रमेश से कहता है, मैं अनिका के इलाज की बात करने आया हूँ। मैं इसे दुबई ले जाना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो इसका इलाज करने वाले, और हम अपनी नौकरानी को इतनी दूर क्यों भेजेंगे? अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो हमारा काम कौन करेगा? अगर आपको सिर्फ काम वाली की चिंता है तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा कि आप 10 नौकरानियां रख सकेंगे। ऐसा कहकर अनिल एक चेक साइन करके शिवानी को देता है और भारी रकम देखकर शिवानी की आंखें चमक उठती हैं और वो कहती है, ठीक है ले जाओ इसे। ये सारी बातें सुनकर अनिका कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। किस हैसियत से आप मुझे ले जा रहे हैं? मैं आपके साथ जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? बदनाम हो जाऊंगी मैं। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अनिका मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, जाइए यहाँ से। ऐसा कहकर अनिका रोते हुए अंदर चली जाती है। अनिल उदास हो जाता है और अपने होटल लौट आता है। तभी उसकी बहन जोया का फोन आता है और वो कहती है, क्या हुआ भैया, आप जब से इंडिया गए हो तो तब से अपनी बहन को तो भूल ही गए, एक कॉल भी नहीं किया मुझे। नहीं जोया, तू मेरी बहन है, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। दरअसल अब अनिल जोया को सारी बातें बता देता है। ये सब सुनकर जोया कहती है, भैया आप कह रहे हैं कि वो लड़की आपको पसंद है और आपको तो कोई लड़की पसंद नहीं आती है। इसका मतलब है कि आपको उससे प्यार हो गया है। तो देर किस बात की, उससे शादी करके ले आइए ना। शादी? हाँ वो तो ठीक है, पर इसके लिए मुझे माँ से बात करनी होगी, बारात लानी होगी। भैया जब आपने देख लिया तो वो कितनी तकलीफ में है और आप कह रहे हैं कि आपको उससे प्यार हो गया है, तो आप उसे एक पल के लिए भी वहाँ क्यों छोड़ेंगे? आप उसे शादी करके ले आइए ना। माँ तो माँ है, वो मान जाएगी। अनिल को वो बात समझ में आ जाती है। वो अगले दिन फिर से अनिका के घर जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। शिवानी तो पैसों के लालच में तुरंत मान जाती है और अनिका भी हाँ कर देती है। और फिर शिवानी उसी दिन उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। शादी संपन्न होती है, जिसके बाद अनिल शिवानी को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है, मैं बाहर कार में इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग अनिका से मिल लीजिए, फिर उसे लाकर कार में बिठा दीजिए, हमें निकलना भी है। ऐसा कहकर अनिल वहां से चला जाता है। तब रश्मि अनिका से कहती है, अनिका अब तो इस गर्मी भरी दुनिया को छोड़कर एक ठंडी दुनिया में जा रही है, जहाँ तेरे तन और मन दोनों को ठंडक मिलेगी। सब तेरी दुआओं का फल है रश्मि।
विदाई के समय प्रियंका वहां आती है और कहती है, तुम क्या सोच रही हो अनिका की तुमने जंग जीत ली? मैंने सुना है कि अमीर लड़के दुबई में लड़कियों को ले जाकर बेच देते हैं और नौकरानी बनाकर रखते हैं। वहाँ कोई तेरा अपना तो होगा नहीं। अब तू सोच ले कि वहाँ तेरा क्या होने वाला है। जाने दे बेटा, इसका यही अंजाम होना चाहिए। इसी लायक है ये। कम से कम ये यहाँ से जाए और हमारे सर से बोझ टले। हाँ, और क्या जाने दो इसे, हमें हमारे पैसे मिल गए बस। अनिका बहुत डर जाती है और रश्मि का हाथ पकड़ लेती है। रश्मि, क्या मुझे जाना चाहिए? अपनी किस्मत पर भरोसा कर अनिका। उसके बाद रश्मि अनिका को लाकर कार में बिठा देती है। अनिल अनिका को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है और वो लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। अनिका के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। ये देखकर अनिल अनिका का हाथ थामते हुए कहता है, अरे डरो मत, मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है अनिल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ क्या हो रहा है? हम एरोप्लेन के अंदर हैं, तो मेरी आंखों से दुनिया देखो। देखो सब लोग बैठे हैं और अब एरोप्लेन उड़ने वाला है। हम अपनी नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। बादलों को चीरता हुआ विशाल विमान दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही रफ्तार और भव्यता है। अनिल बड़े प्यार से अनिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। अनिका के लिए ये सब किसी जादुई एहसास जैसा है, जहाँ चिलचिलाती गर्मी की जगह ठंडी हवाओं के झोंके उसे छू रहे हैं। आलीशान गाड़ियों का काफिला उन्हें लेने आया है। कुछ ही देर में वो एक महल जैसे बंगले के सामने खड़े होते हैं। जैसी गाड़ी रुकती है, अनिल की बहन जोया दौड़कर बाहर आती है और कहती है, आओ आओ भाभी, मैं कब से दरवाजे पर आंखें बिछाए आप दोनों का इंतजार कर रही थी। जी नमस्ते, क्या हम घर पहुंच गए? हाँ भाभी, ये आपका अपना घर है। रुकिए, पहले मैं आपकी आरती उतार लूं। ऐसा कहकर जोया घर के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद आरती की थाली लेकर आती है और अनिका की आरती उतारकर उसे अंदर लेकर आती है। जैसे अनिका के कदम मखमल जैसे कालीनों पर पड़ते हैं, वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। तभी अनिल जोया से कहता है, जोया, माँ कहाँ है? माँ अपने कमरे में है भैया। वो थोड़ी नाराज है कि आपने बिना बताए शादी कर ली। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। जोया, तुम अनिका को उसके कमरे में ले जाओ और उसे आराम करवाओ। अनिल अपनी माँ कविता के कमरे में जाता है। कविता खिड़की के पास खड़ी बाहर की चकाचौंध देख रही है। माँ, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ, क्या आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगी? तू बिना मर्जी के, बिना खानदान की परवाह किए एक अंधी लड़की को ब्याह कर ले आया और अब उम्मीद करता है कि मैं थाली सजाकर खड़ी रहूं। ये क्या पागलपन है अनिल? माँ, हालात ही ऐसे थे। अगर मैं उसे वहां छोड़ आता तो वो मर जाती। उसके अपने उसे नौकरानी बनाकर रखते थे, उसे गर्मी में तड़पाते थे। बहुत अच्छी लड़की है माँ वो। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कैसी है। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। अनिल मायूस होकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ जोया अनिका को एक बहुत बड़े और ठंडे कमरे में ले जाती है। अनिका वहां की ठंडक महसूस करके हैरान है। जोया, ये घर इतना ठंडा क्यों है? मुझे तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। क्या बाहर मौसम बदल गया है? नहीं भाभी, बाहर तो बहुत गर्मी है, पर पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी चालू है। यहाँ आपको कभी पसीना नहीं आएगा। सच में काश मैं तुम्हें देख सकती जोया, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। एक दिन आएगा भाभी जब आप मुझे भी देख सकोगी और इस खूबसूरत घर को भी। चलिए अब आप थोड़ा आराम कीजिए। ऐसा कहकर जोया वहां से चली जाती है। रात का वक्त है। अनिल कमरे में आता है और देखता है कि अनिका बिस्तर के कोने पर सिमटी बैठी हुई है। बताओ अनिका, कैसा लगा मेरा घर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं सचमुच यहाँ हूँ। यहाँ की शांति और ठंडक, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। पर अनिल, क्या आपकी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी? तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगली सुबह अनिका जल्दी उठ जाती है और वो आज बहुत घबराई हुई है क्योंकि उसे अपनी सास का सामना करना है। वो अलमारी से एक रेशमी साड़ी निकालती है और उसे पहनने की कोशिश करने लगती है और अपने आप से कहती है, हे, मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है और मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आ रहा। पता नहीं माँ जी मुझे क्या क्या बोलेगी। कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं जानबूझकर नाटक कर रही हूँ। तभी अनिल कमरे में दाखिल होता है और अनिका को साड़ी के साथ उलझते देखकर कहता है, अरे क्या हो रहा है? साड़ी से जंग लड़ रही हो? अनिल, मैं साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं पहना देता हूँ ना, तुम्हारा पति किस काम आएगा? लाओ इधर लाओ। अनिल बड़ी नजाकत से अनिका को साड़ी पहनाता है। अनिका के मन में डर की लहरें उठ रही हैं। आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कहीं प्रियंका की बात सच ना हो जाए। ये लोग अमीर है, कहीं मुझे बेच तो नहीं देंगे। या अगर माँ जी ने मुझे मारा पीटा तो मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ तो मुझे बचाने वाला कोई है ही नहीं। अनिका को साड़ी पहनाने के बाद अनिल उसे चिंता में डूबा हुआ देखकर कहता है, तुम इतना क्या सोच रही हो? अब तुम बिल्कुल परी लग रही हो। चलो नीचे में, माँ इंतजार कर रही होगी। इसके बाद अनिल और अनिका नीचे हॉल में आते हैं। अनिल अपनी माँ से कहता है, माँ देखिए, आज आपकी बहू का पहला दिन है,
क्या आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगी? मैंने कल ही कह दिया है कि मैं इसे घर की बहू नहीं मानती। अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कविता के पैर छूने के लिए झुकती है और कहती है, माँ जी, मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सास मेरी माँ जैसी होगी। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं शायद ये कदम ना उठाती। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रखो। ये भावनाओं में बहने वाली औरत नहीं हूँ मैं। ऐसा कहकर कविता गुस्से में वहां से चली जाती है। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं अनिल उसे छोड़ न दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को मनाने के लिए ये मुझे छोड़ देंगे। मुझे फिर से उसी गर्मी और जुल्मों वाले घर में वापस जाना